हमारे बीच आज संजना बुक्स प्रकाशन से एक नई किताब 2024 की पहली किताब आगे था। रमा मैम प्लीज आप सामने आइए। लेकिन सबसे पीछे नहीं प्लीज। तो यहाँ इस किताब की प्रकाशक मैं स्वागत करना चाहूँगा उनका। संजना आंटी स्वागत है आपका। ये किताब हम लोगों के बीच है। अब इस किताब से थोड़ा पहले से जुड़े हैं, मैं तो अभी जुड़ा हूँ तो है क्योंकि इसमें कस्तूरबा के गांधी है, लेकिन ये फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया नाटक नहीं, क्योंकि गांधी तो हम सबके हैं और शायद कस्तूरबा के थोड़े से ज़्यादा रहे। नेचुरली उनके बच्चों की माँ भी रही और एक पति पत्नी का रिश्ता जो कि एक अलग तरह का रिश्ता हमारे समाज में अभी तक भी जो कायम है। बा की एक छवि थी और जिसमें बा कहती है कि ऐसा नहीं है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें हमेशा छोड़ के जा सकती हूँ। तुम गांधी थे तो मैं भी बा थी और मेरी भी कुछ तो पूछ थी ही इस देश में। क्योंकि टीकम जोशी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो मेरे मित्र हैं, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे विषय पर उन्होंने लिखा जो बड़ा सेंसिटिव भी होता है और वो शीघ्र ही क्योंकि के दायरे में आने की भी उसकी बहुत आशंकाएं होती हैं। गांधी के भी कई गुरु रहे होंगे, फिर आकर्षित किया कि जब गांधी के 4 गुरु और कोई होंगे तब ये 5वें गुरु हैं या तीसरे जो भी है उनका। अरे रमा को बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह वो लिखती रहे और आगे बढ़ती रहे। यह सौभाग्य इस बात का है कि जैसे रोशन भैया ने शुरुआत की थी कि कला आगे बढ़ती रहनी चाहिए, नया आना चाहिए। जिस तरह देह को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए होता है ना, उसी तरह आत्मा को ढकने के लिए प्रेम चाहिए होता है, और आत्मा को अगर कोई ढक सकता है तो प्रेम ढक सकता है। उन्होंने लिखी और आपने लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात है रमा जी खुद एक अध्यापिका है, एकेडमिशियन भी है, रिसर्चर भी है, साथ साथ प्रैक्टिशनर भी है। खुद नाटक की दृष्टि से लिटरेरी रिच नाटक है, हिस्टोरिकली रिच नाटक है, साथ ही साथ इसमें एक्टिंग के वो पहलू भी हैं जो एक एक्टर एक्सप्लोर कर सकता है। कोई पढ़े तो उसे कुछ मिले, उसे किसी ज्ञान की प्राप्ति हो, कोई नॉलेज हो, वो कुछ ले उस चीज़ से और उससे समाज को, सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरे समाज को उससे उसका भला हो। कि गांधी की हस्ती इतनी बड़ी थी, आज भी कोई भी राजनीतिक दल उन्हें दरकिनार करके नहीं चल सकता। गांधी को जानना, पढ़ना और समझना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। This play is going to be very important, and I believe that lot of people are going to read it and lot of groups are going to adapt it. बहुत अच्छा लगा तो सोच के तो कोई है ही नहीं। पहेली तो आप सब लोग जो थोड़े दूर दूर हैं करीब आ जाइए, पास आ जाइए। ये जो चहल पहल अभी बिखरी हुई है इसको समेट लेते हैं, देख लेते हैं कि समेट कर कुछ बनता है या नहीं बनता है। गूंथ लेते हैं थोड़ा सा आटा, कोई रोटी बन गई तो ठीक है, नहीं तो कुछ और बना लेंगे। आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए।
और भी कोई अगर हमें सुन रहा हो और हमें ज्वाइन करना चाह रहा हो तो कर सकता है। खुला मंच है आने के लिए भी और जाने के लिए भी। तो स्वागत है आप सब लोगों का। अरे इधर आज- आना भाई। नमस्ते सुशील सर, स्वागत है आपका। कमल भाई आइए। स्वागत है आप सब लोगों का 2024 के इस प्रयोजन में पहली मुलाकात। मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि आज हम जिस मकसद से मिले हैं, वैसे तो इससे पहले हम 2024 में संडे को मिल गए थे, पिछले संडे, और उससे एक संडे और पहले। तो वो तो रेगुलर काम है जो होगा, जो हर हफ्ते होता है। पर 2024 का, इस साल का जो ये प्रयोजन है, ये पहली बार है। आगे तो ये भी बढ़ेगा, पर ये पहला कदम है इस साल का। तो मुझे लगा कि ये मैं संबोधित करूँ, ये मैं बताऊँ आप लोगों को कि कम से कम इस साल का तो ये फर्स्ट टाइम है जिस मकसद से हम ये मिल रहे हैं। और वो मकसद क्या है? वो मकसद है इस परिवार में एक नए सदस्य के स्वागत का। वो सदस्य जीता जागता ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे बातचीत करे, बातचीत तो वो करेगा, पर हो सकता है कि आप जो बोले वो सुने ना। वो जो बोलेगा वो तो आपको सुनना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती है। नहीं सुनेंगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या बात कह रहा है। तो आपको सुनना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती करेगा आपके साथ, पर आप जो बोलेंगे वो शायद ना सुने, उसके लिए आपको किसी और मीडियम के पास जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे सदस्य की बात कर रहा हूँ बेसिकली, और वो सदस्य हैं हमारे बीच आज संजना बुक्स प्रकाशन से एक नई किताब, 2024 की पहली किताब, आगे तो गिनती बढ़ेगी, पर इस साल की पहली किताब जो हम लोगों के बीच फिर से आ रही है, एक नाटक की किताब है जिसके विमोचन के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो स्वागत है आप सब लोगों का। मैं आप लोगों का स्वागत तालियों के साथ करना चाहूँगा, और अगर आप लोग अपना अपना एक दूसरों का स्वागत तालियों के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नाटक, अक्सर हमेशा ये बात कही जाती है, और हम सब लोग कहीं ना कहीं रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग जहाँ मतलब कालिदास से लेकर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर वर्तमान में कल जो कुछ लिखा गया वहाँ तक का सब पढ़ते हैं, वहाँ तक का सब कुछ एक रेंज है हम लोगों के पास, जहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पर जो है और जो अभी सबसे लेटेस्ट आया है उसके बीच का सब कहीं ना कहीं हमारी नज़रों के आगे से गुजरता है। उसी में अक्सर मैंने एक शिकायत सुनी है, या हम सब ने सुनी होगी, कि यार नए नाटक रचे नहीं जा रहे हैं, नया नाटक आ नहीं रहा है, वही रिपीट हो रहा है, बार बार घिसा जा रहा है उन्हीं नाटकों को। तो ऐसा नहीं है। आपकी बात को, आपके इस विचार को अक्सर खारिज करने की कोशिश की जा रही है, कुछ नए विचार, कुछ नए हाथ, कुछ नई कलमों से, कुछ नए लोगों के द्वारा, कि ऐसा नहीं है कि नए नाटक आ नहीं रहे हैं, नए नाटक आ रहे हैं। अगर आप चश्मा उतार कर देखें तो वो उसी नए नाटक, उस नएपन में ही, उस नए में एक नया पर्ल, एक नई मोती का जुड़ाव आज होगा हम लोगों के बीच, एक नया नाटक होगा हम लोगों के बीच। उस नाटक का सफ़र कैसा रहा है, विचार से लेकर किताब तक, किताब से लेकर मंच तक, उस पर हम सारी बात करेंगे। इसी के लिए गैदरिंग है। ये विमोचन होता ही इसीलिए है कि नाटक तो खरीद कर हम सब पढ़ ही लेंगे, पर उसको हम तक आने से पहले क्या क्या तय करके आना पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें, जो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा हमें। तो आज हम उन सभी बातों को जानेंगे। मन में कोई सवाल आए अगर आप लोगों के कि ऐसा क्यों हुआ या ये कैसे हुआ, तो भी आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगी हमें, या बताएंगे जो भी इस नाटक के लेखक हैं, लेखिका हैं, वो तो अभी पता लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी भूमिका काफ़ी है कि हम लोग यहाँ क्यों मिले हैं, मैं इतना बता दूं। और सुनहरी धूप है हम लोगों के बीच, जो छोटी मोटी अपनी बातें होती हैं, हम लोगों की जो बातचीत होती है वो तो होगी ही, वो बातचीत चाय पर होती है तो चाय तो होगी ही। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत कुछ होगा। तो उससे पहले मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, मेरी पोल खुल जाएगी, तो मैं यहाँ से अब हट जाता हूँ। और यहाँ पे जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं अगले काम के, अगले कदम के बारे में, उन चीज़ों के लिए मैं कुछ लोगों को यहाँ पर बुला लेता हूँ अपना साथ देने के लिए, और वो बताएंगे इस किताब का सफ़र, इस किताब की मुँह दिखाई भी हम करेंगे, हम देखेंगे भी कि ये किताब कैसी है, हम लोगों के बीच स्वागत करेंगे उसका। स्वागत के साथ साथ ये किताब अभी तो नहीं, 1-2 दिनों में अमेज़ॉन पर भी आ जाएगी, तो जो लोग डिजिटली एक्टिव हैं वो अमेज़ॉन से भी ख़रीदिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो रिव्यूज़ लिखिएगा, रेटिंग दीजिएगा, जो एक नॉर्मल तरीके होते हैं अमेज़ॉन पे, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल इतना बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पर किताब आएगी, किताब के बारे में सुनने के बाद किताब लेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद बात करेंगे लेखक लेखिका से अगली मुलाकात में, क्योंकि अभी तो हाथों हाथ पढ़ नहीं पाएंगे, तो किताब लेना अभी है, पढ़कर फिर से मिलना है। एक और मुलाकात आज मैं आप लोगों के हाथ में उधार देकर जा रहा हूँ।
कि पढ़कर अगली मुलाकात आप लोगों की उधार रहेगी लेखक या लेखिका से जिनकी भी ये किताब है, कि आप उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या है और क्यों है ना। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद मैं चाहूँगा, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ साथियों को, मैं अपने कुछ मुझसे अग्रज, मैं सबसे छोटा ही हूँ यहाँ पर, तो मुझसे मैं अपने से कुछ बड़े लोगों को खुद को संभालने के लिए यहाँ बुला लेता हूँ ताकि आगे का काम वो देख ले, थोड़ा सा मैं हल्का हो जाऊँ। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम लोगों के बीच स्वामी नित्यानंद बाबा, प्लीज़ आप इस तरफ आ जाइए। ठीक है आप, और विश्व मोहन सर आप भी वहीं हैं, आप भी उसी तरफ रहिए। ठीक है, मैं इस तरफ से बात कर लूँगा, बाकी को हम वहाँ रख लेते हैं। काजल मैम, काजल जी प्लीज़ आप यहाँ स्टेज पर आइए। पीछे में आंटी काजल, सिद्धू सर प्लीज़ स्टेज पे। हाँ, एक बार स्वागत है आपका। सुशील सर प्लीज़ यहाँ आ जाइए ना, थोड़ी सी बात कर लेंगे। स्वागत है आपका। नंदिता, हाँ नंदिता मैम प्लीज़। और मुझे लगता है कि ये तो वो लोग हैं जो इस सफ़र में इनके साथ रहे, जो स्टेज पर अभी हमसे कुछ बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम लेखिका के, मतलब जितना हमें अभी पता लग गया, हालांकि मैंने डिस्क्लोज कर दिया कि वो लेखिका कौन है, ये मैंने नहीं बताया अभी तक। तो रजनी मैम, मैं उनको जानता नहीं, सॉरी मैं आपका नाम नहीं जानता था, वैसे हम जानते हैं एक दूसरे को, तो माफ़ी चाहूँगा। इस तरफ थोड़ा थोड़ा आ जाइए, क्योंकि बाकी जनता इस तरफ आ जाएगी तो बेहतर, या जो हमने देख रहे हैं वो इस तरफ आ जाइए तो अच्छा रहेगा। जो स्टेज पर हैं उनको हम वहाँ रहने देते हैं, हम सब लोग बाकी लोग इस तरफ आ जाते हैं ताकि ये एक संवाद बन पाए आमने सामने, है ना, बेहतर रहेगा। तो ये कुछ, इसके अलावा दो और लोग हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उन दोनों सूत्रधारों को बुलाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। एक जिनकी किताब है, और किताब क्या है उसके बारे में मैं ना नाम बताऊंगा ना कुछ, हम मुँह दिखाई करेंगे और खुद जान लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस किताब की लेखिका रमा मैम प्लीज़ आप सामने आइए। और अंततः पर और अंततः लेकिन सबसे पीछे नहीं, प्लीज़ अंततः और सबसे पीछे नहीं, इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार एक बार फिर से, किताब लिखते तो हम हैं, हमारे विचार में, हमारे दिमाग में आती हैं, पर अंततः एक और साथी की हमें ज़रूरत होती है जो उसे कहीं पन्नों पर लाकर और इस दुनिया में लेकर आए और फिर उसको आगे ले चले, आगे की जिम्मेदारी बोले। जैसे रिले रेस में बैटन का काम होता है कि एक रेसर भागता है और दूसरे को पकड़ाता है, तो लेखक अपनी रचना अपने भीतर, अपने डायरी के पन्नों पर या अपने नोटपैड पर करके आता है, फिर अगला बैटन जो वो पकड़ाता है वो प्रकाशक होते हैं या होती हैं। तो यहाँ इस किताब की प्रकाशक मैं स्वागत करना चाहूँगा उनका, संजना आंटी स्वागत है आपका। ये कुछ औपचारिक स्वागत थे जो हमने चाहा कि हम सामने देख लें कि हम किन लोगों को अभी सुनेंगे या किन से बात करेंगे। तो मैम मैं चाहूँगा अब कि एक बार इस किताब का सफ़र कैसा रहा है या इस तरह की चीज़ें, या बाकी सब लोग जो स्टेज पर हैं बारी बारी करके अगर शुभकामना देना चाहें, मैम से कुछ दो बोल कहना चाहें तो वो कहें, और उसके बाद हम किताब के मुँह दिखाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये भी सही रहेगा कि पहले मुँह दिखाई कर लेते हैं कि किताब क्या है, फिर किताब पर बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि कैसी किताब है, पन्ना कैसा है, कवर क्या है, और हम सब लोग समझदार लोग हैं तो कवर से तो जज नहीं ही करेंगे किताब को, तो पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या है इस किताब में। मैं भी प्रथम दर्शन ही कर रही हूँ। ये किताब हम लोगों के बीच है। अब इस किताब पर और ज़्यादा बेहतर जानकारी हमें रमा मैम दे पाएंगी या वो सब लोग दे पाएंगे जो इस किताब से थोड़ा पहले से जुड़े हैं। मैं तो अभी जुड़ा हूँ। तो क्या बोलूं?
तो किताब पे तो मुझे नहीं समझ आ रहा, इतने अच्छे दोस्त मेरे साथ में खड़े हैं कि मैं क्या बोलूं। लेकिन ये किताब नेचुरली गांधी हम सबके मन में ही है। हम जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, कस्तूरबा के गांधी, तो पहले तो नाम सुन के कुछ लोगों का मेरे पास ऐसा आया कि शायद ये फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया नाटक है, क्योंकि इसमें कस्तूरबा के गांधी है। लेकिन ये फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया नाटक नहीं, क्योंकि गांधी तो हम सबके हैं और शायद कस्तूरबा के थोड़े से ज़्यादा रहे। नेचुरली उनके बच्चों की माँ भी रही और एक पति पत्नी का रिश्ता जो कि एक अलग तरह का रिश्ता हमारे समाज में अभी तक भी जो कायम है। कस्तूरबा और गांधी के माध्यम से इस नाटक में मुझे लगता है कि राजनीतिक विमर्श ज़्यादा है। जब आप इसके संवाद पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता कि हमारी हर किसी की परिकल्पना में गांधी अलग है। शायद गांधी नाम कहते ही गांधी जी की वो फिगर तो आती है, लेकिन आप उनके बारे में कुछ सोचते होंगे, आप कुछ सोचते होंगे, आप कुछ सोचते होंगे। और मुझे लगा कि जब मैं कस्तूरबा के गांधी लिख रही थी तो कस्तूरबा शायद एक फीमेल होने के नाते मैं खुद ही थी। क्या रहा होगा वो संबंध, क्यों कस्तूरबा उनके साथ चली होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आज के दौर में या पहले भी कोई भी औरत या तो एलिगेशंस लगा सकती थी कि तुम घर को टाइम नहीं देते, समय नहीं देते, ये नहीं वो नहीं। औरतों की जो आदत होती है आज की दुनिया में तो शायद छोड़ के भी जा सकते हैं, हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है, उस ज़माने में तो नहीं थी। लेकिन कुछ संवाद जो अपने आप ही मुझे लगता है कि और गांधी को हम सब ने ही पढ़ा है, कुछ ने ज़्यादा कुछ ने कम, तो कुछ संवाद अपने आप ही उभरे जिसमें बा की एक छवि थी और जिसमें बा कहती है कि ऐसा नहीं है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें हमेशा छोड़ के जा सकती हूँ। तुम गांधी थे तो मैं भी बा थी और मेरी भी कुछ तो पूछ थी ही इस देश में, लेकिन अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो मैंने नहीं छोड़ा। और उसके पीछे वो बात पूरे नाटक में कुछ दलीलें देती हैं, वो ये कि चाहे वो कुछ चीज़ें तुम्हारी स्वीकार्य थी या अस्वीकार्य थी, लेकिन एक चीज़ मुझे तुम में दिखती थी, वो था तुम्हारा सत्य, तुम्हारा सच जो था, वो जो तुम हमेशा सच बोलते थे। तो और सारी चीज़ें इसमें मनु, आभा, मीराबेन, क्योंकि गांधी के बारे में हम कुछ भी बोलना बहुत ही छोटा हो जाएगा, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन गांधी पे हमेशा ही ये आते हैं आक्षेप। ब्रह्मचर्य के प्रयोग उन्होंने किए, आभा, मनु छोटी लड़कियां थीं, उनके साथ रहती थी, उनकी सहायता सहयोग बा माँ तुल्य थी, गांधी पिता तुल्य, लेकिन ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी चल रहे थे, मीराबेन जैसी मित्र। उन सारी बातों पे इनमें आपस में बातचीत होती है और फिर भी बा चलती आखिर में भी कहती है कि ठहरो मैं आ रही हूँ। और एक राजनीतिक पटल प्रमुख हो जाता है पति पत्नी से ऊपर, कि गांधी जो है उस समय में मैला ढोने वालों के लिए काम कर रहे थे, सफाई देख रहे थे, समानता देख रहे थे, कौमी एकता देख रहे थे, हिंदू मुसलमान एक होके रहें, भारत के टुकड़े ना हों, नमक कानून, और ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर रहे थे कि जहाँ पे हमारे जो व्यक्तिक शायद चाहते होती हैं वो बहुत पीछे हो जाती हैं। तो व्यक्तिक चाहते पीछे करना भी कितना कठिन है, बा उसका एक उदाहरण है। या तो वो एक कर्कश पत्नी के रूप में हमेशा सामने आती, अपना हक मांगती, या फिर वो देश के लिए जो इतना सब हो रहा था, या एक प्रसंग में कि भगत गांधी टूट के गिरते हैं यहाँ, कि मैं नहीं चाहता था कि उनको फांसी दी जाए, और उसके ऊपर भी कितनी सारी बातें आती हैं, हम सबको ही पता है, वो बातें करने का तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन तब बा कहती है कि तब मैंने तुम्हें अकेले में टूटते बिखरते देखा है,
या वो जो ब्रह्मचर्य का प्रण ले लेते हैं। तो एक औरत होने के नाते वो एक जगह कहती है संकोच में कि क्या तो तुम मुझे रात रात भर जगाए रहते थे। मतलब वो बहुत बड़ी बात है कि जब नई नई शादी हुई थी तो किस तरह से स्त्री देह तो बापू को भी आकर्षित करती थी, और क्या अचानक तुमने मुझसे बिना पूछे ही ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया। तो तुम तो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, मैं बनना चाहती थी या नहीं, तुमने मुझसे पूछा। तो उस तरह की कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन कहीं भी ये मुझे नहीं लगता कि उस तरह का फीमेल डिस्कोर्स है। मुझे भी लगता है इसमें आज भी वही देश और वो मुद्दे प्रमुख हैं, हमारी कौमी एकता, हमारी आज भी वही सब। और वो लोग बात कर रहे हैं, बा भी नहीं है अभी इस दुनिया में, गांधी भी नहीं है, दोनों बात कर रहे हैं। गांधी कहते हैं मैं अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहा हूँ, और वो शायद लेखक के अंतर्मन में कुछ घटित हो रहा है, अंतर्मन का संवाद है। बाकी मैं कहना चाहूँगी कि टीकम जोशी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो मेरे मित्र हैं, सुशील जी तो जानते ही हैं उन्हें, और हम सभी जानते हैं। एक लंबी दोस्ती है उनसे मेरी, 99 से ये दोस्ती है, और 2000 में उन्होंने मुझे कहा कि गांधी के ऊपर, क्योंकि भानु भारती जी, नंदकिशोर आचार्य जी का ऑलरेडी एक नाटक कर रहे थे बापू, तो टीकम ही बापू करता है सोलो, तो उन्होंने कहा एक नाटक कुछ और, मतलब तो नेचुरली भानु सर जब वो बापू कर रहे थे तो बैक स्टेज में मैं रहती थी, तो वो नाटक इतना ज़्यादा उसके रिहर्सल सब देखे कि ये तो पक्की बात थी कि उससे बिल्कुल कुछ अलग आना चाहिए। तो क्या, और टीकम भी क्योंकि कर रहा था उसको भी था बिल्कुल अलग आना चाहिए। तो तब लिखने बैठी तो बा अपने आप ही सामने आई, और ये आपके सामने है। और टीकम इसके शो कर चुके हैं, 3 शो का इसमें उल्लेख है, 4 से 5 शो वो कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। पुस्तक आपके हाथों में है, मुझे बस यही कहना था। आप सब लोग यहाँ पे हैं, आगे तो क्या करेगी ये पुस्तक या क्या आप लोग कहेंगे, ये तो सब आपके हैं। और मुझे लगता है कि काजल अब कुछ कहें या विष्णु मोहन जी, मैं माइक का बाप सबको देती हूँ। बाबा दूसरे आशीर्वाद की अगर हम सब नाटक मैं इस पुस्तक की लेखिका रमा यादव जी, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे विषय पर उन्होंने लिखा जो बड़ा सेंसिटिव भी होता है, और वो शीघ्र ही क्रिटिसिज्म के दायरे में आने की भी उसकी बहुत आशंकाएँ होती हैं ऐसे विषय पर। और जैसे कि पुस्तक के नाम से ही लगता है, तो रमा जी ने शुरू में क्लियर किया कि उसके बारे में कि ये कोई फेमिनिस्टिक उसकी वो नहीं है। दूसरा, संजना जी वो भी धन्यवाद की हकदार हैं कि इस विषय पर उन्होंने छापा। कई विषय होते हैं जिसे प्रकाशक भी छापते हुए थोड़ा संकोच करते हैं। दूसरा, संजना जी की जो कार्य वो कर रही हैं उसमें मेरा प्रथम जो परिचय हुआ था तो वो मैं यहाँ आया था श्री राम सेंटर, और वहाँ मैंने देखा कि इतनी सारी पुस्तकें नाटक की एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। और जब ये बंद हुआ तो मुझे दुख भी हुआ कि लोगों को, अच्छी रुचि वाले लोगों को, अच्छे पाठक जो है उनको ये नहीं मिलेगा। लेकिन उस दायित्व को रमा जी ने अपने कंधों पर संभाला। उस समय लग रहा था कि ये कंधे बड़े नाजुक हैं, ये इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाएंगी। लेकिन आज जब ये प्रकाशित भी कर रही हैं अच्छा साहित्य, विशेषकर नाट्य साहित्य जो है,
तो ऐसे में सचमुच बधाई के पात्र हैं। तो एक और कार्य जो संजना जी के माध्यम से बहुत अच्छा हुआ है वो है पाठकों में रुचि जगाना, अच्छा पढ़ने की रुचि जगाना। मैंने कई बार देखा कि कोई पुस्तक की तलाश में आता है, उसके साथ एक आदमी अनमना सा खड़ा रहता है, चलो ये अपना कार्य कर रहे हैं, पुस्तक छांट रहे हैं। और कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ कि वो जो साथ है या व्यक्ति था वो भी एक दो नाटक की पुस्तकें लेके वापस जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आज जो टीवी ने, फिल्मों ने पढ़ने की रुचि समाप्त कर दी है, ऐसे में ऐसे पुस्तकों को उपलब्ध कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं रमा जी को बहुत बधाई भी देता हूँ। बहुत सुंदर विषय इन्होंने चुना और बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ कि ये अनगिनत पाठकों को जाए। और खासकर जो विषय उन्होंने चुना, मैं एक अन्य महापुरुष महात्मा हंसराज जी, उन पर DAV एक नाटक करती है पिछले 30-35 साल। उस 30-35 साल में से लगभग 30 जो प्रस्तुतियाँ वो मैंने करी। तो मैंने ही उनकी स्क्रिप्ट लिखी और सब कुछ लिखा। और फ़र्क क्या होता था कि जो बाकी प्रस्तुतियाँ होती थी उसमें हंसराज जी ने क्या क्या किया। मैंने जब शुरू किया तो मेरे दिमाग में यह है कि हंसराज तो चले आते थे, तनख्वाह भी नहीं लेते थे। पीछे स्त्री की क्या हालत होती थी जब वो कहीं पड़ोस में कोई बहू आई है और मुँह दिखाई के लिए गई है, वहाँ पे बाकी स्त्रियाँ जरूर कुछ ना कुछ पैसे देती होंगी। तो वो स्त्री जिसका पति तनख्वाह ही नहीं लेता, वो जब मुंह दिखाने की बारी आती होगी तो क्या कहती होगी, मेरा पति बड़ा महान है, मैं इसलिए कुछ नहीं देगी, मेरा पति क्योंकि तनख्वाह ही नहीं लेता। नहीं। और रोज़ दैनिक जीवन में ऐसे अवसर आते होंगे, कभी पड़ोस के, कभी रिश्तेदारी में। साथ में एक और जगह वहाँ डायलॉग था कि हर स्त्री की इच्छा होती है मेरे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी सर्कल में घूमें। तो तुमने बहुत अपने मन को मारा होगा, ये हंसराज जी कहते हैं। स्थान स्थान पर देखते तो वो भी थे, संवेदनशील थे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही आपने भी बहुत कुछ इसमें, अभी मैंने पढ़ी नहीं पुस्तक, बहुत कुछ है, पढ़ने के बाद फिर आपको वाक़ई वो दूँगा। तो एक बार सब अपने मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है कि रमा यादव जी और ऐसी अन्य लेखिकाएँ और लेखक भी इस विषय को कम से कम जरूर सच्चे मन से स्पर्श करें। वो तभी होता है जैसे इन्होंने कहा, जब तक खुद नहीं खड़े हो जाएंगे उस पात्र की जगह, तब तक न्याय नहीं कर सकते। कि मैं कहीं बैठूँ, सब बधाई दे रहे हैं, साथ में सगन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और जब मेरी बारी आती है तो मैं क्या कहूँ, मैं महात्मा हूँ, मेरे पास तो अपने को जो उस जगह रख सकें, वो लोग भी इस विषय पर अपनी लेखनी चलाएं। बहुत आशीर्वाद देता, बहुत शुभकामनाएं। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सबके अंदर एक बहुत बड़ी प्रज्ञा का दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अवसरों पर सभी लोग नहीं आते हैं। तो आप सबको मेरा प्रणाम। लेखिका रमा यादव जी को विशेष मेरा प्रणाम। संजना जी, नित्यानंद जी, सबको मेरा प्रणाम। ये पहली बार है जबकि मैं किसी नाटक की पुस्तक के विमोचन समारोह में हूँ। और नाटक की किताब जो होती है, आम किताबों से कुछ अलग हट इसलिए होती है कि यह जैसे जो अंतर साइंस और इंजीनियरिंग में है, वही अंतर आम पुस्तक और नाटक की पुस्तक में है। साइंस थ्योरेटिकल चीज़ है और इंजीनियरिंग उसका एप्लीकेशन है। तो नाटक जो है सो ये व्यवहारिक स्तर पर उतरता है। और नाटकों के बारे में हमारी जो परंपरा रही है बहुत समृद्ध रही है। भरत से हम चले आ रहे हैं, पहले तो क्या नांदी वाक्य से भरत पाठ
होता, सबसे शुरू में नांदी पाठ से नाटक आरंभ होता था और भरत वाक्य में जाके समाप्त होता था। ये शास्त्रीयता थी हमारी नाटकों की। अब पता नहीं, अब धीरे धीरे हम भी व्यवहारिक स्तर पर आ गए तो नाटकों का स्वरूप भी बहुत बदला है। तो ऐसे समय में आज कोई नाटक का पुस्तक लेकर उतरा है तो मैं इन्हें विशेष बधाई देता हूँ। पुस्तक तो मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं पुस्तक पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब पुस्तक का मैंने शीर्षक जाना तो अभी मैं समीक्षाएं भी लिखता हूँ, तो अभी हाल में मैंने एक समीक्षा लिखी। प्रसिद्ध इतिहासकार भैरव लाल दास जी हैं, उनकी एक पुस्तक आई थी, उसका शीर्षक था गांधी के 5वें गुरु राजकुमार शुक्ल। उस शीर्षक ने मुझे बहुत आकर्षित किया। पहला तो आकर्षित किया कि गांधी के भी कोई गुरु रहे होंगे, फिर आकर्षित किया कि जब गांधी के 4 गुरु और कोई होंगे तब ये 5वें गुरु हैं या क्या तीसरे जो भी है उनका। तो उस पुस्तक की मैंने समीक्षा लिखी, उस पुस्तक मैंने पूरा पढ़ा और मैं चंपारण से रहने वाला हूँ। एक बात और बता दूँ, वो प्रसंग है इसमें। हाँ, तो मैं चंपारण, इसलिए गांधी पर हमारा हक आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि चंपारण ने ही संसार को गांधी को महात्मा के रूप में दिखाया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया मानता हूँ, लेकिन उससे उनकी पहचान केवल एक आम राजनेता के रूप में बनी। लेकिन उसके बाद भी जब यहाँ पहुँचे तो उनके जो गुरु थे, रानाडे थे या कोई थे, तो उन्होंने ये कहा कि पहले तुम पूरा भारत भ्रमण करके आओ, तब तुम भारत की राजनीति में कूदना। हमको लगता है कि 1900 गोखले, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि पहले तुम पूरा भारत घूम के आओ, तब यहाँ की राजनीति में घुसना। और गांधी ने बहुत भ्रमण किया, और जब चंपारण की जो व्यथा थी उसके लिए जो राजकुमार शुक्ल थे, वो जब लखनऊ के अधिवेशन में पहुँचे तो सबने उनको दरकिनार कर दिया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तब वो गांधी के पास गए और बाद में गांधी भी बड़े अनमने ढंग से पहुँचे। मैं उतनी पूरी कहानी नहीं कहूँगा क्योंकि वो संदर्भ यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद मैं उस समीक्षा को लिखने के पहले मैं वहाँ भितिहर आश्रम गया, जहाँ पर गांधी का जो मुख्य कार्यस्थल था। तो वहाँ मैं एक आश्रम, एक भूत फूस का आश्रम था जो अभी भी सुरक्षित है। तो मुझे बताया गया कि जब वहाँ पर गांधी जी तो बहुत कम दिन के रहते थे ना, फिर ये चले आते थे और इनके पीछे एक बड़ी फौज थी, महिलाओं की, पुरुषों की। महिलाओं की फौज का नेतृत्व कस्तूरबा गांधी वहाँ कर रही थी, और कस्तूरबा गांधी वहाँ पढ़ाती थी स्कूलों में जाके। गांधी ने जो आज स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, ये स्वच्छता अभियान चंपारण की ही गर्भ से निकला हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, गांधी ने वहाँ पर स्वच्छता पर ध्यान दिया था और ढेर सारी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो हम एक हिंड साइड में चीज़ों को देखते हैं। हिंड साइड का मतलब है कि पीछे की ओर, जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, और पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है ना, घटनाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सुनियोजित ढंग से चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ है, जैसे लगता है कोई ताना बना बुना हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में वो सफ़र तय करता है उसके लिए ऐसी बात नहीं होती है। उसे ज़िंदगी के बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना होता है और तब वह आगे बढ़ता है। तो कस्तूरबा जो है तो उस जो झोपड़ी थी, तो कहा गया कि एमन वहाँ का एक ईटा पत्थर जो बनी, ईंट जोड़कर पूरा का पूरा जो प्रकृति है, तंत्र है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। जितने ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, आकाशगंगा है, किसी को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। एक के डिस्टर्ब होने से ना, व्यवहार होने से दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जहाँ कस्तूरबा गांधी के इतने करीब थी, उनकी अर्धांगिनी थी, उनकी पत्नी थी, तो आप समझ सकते हैं कि गांधी के यात्रा में कस्तूरबा का क्या योगदान रहा होगा। इसे कोई टाल नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि किसी लेखिका ने कस्तूरबा के उन सत्प्रयासों को अपने नाटक के माध्यम से लाने का प्रयास किया है तो मेरी ओर से विशेष बधाई की पात्र है। राजकुमार शुक्ल का प्रसंग आया इसमें। कस्तूरबा कहती हैं कि तुम्हें याद है उस पतले दुबले कृष्णकाय लड़के की, जी जी, स्मृतियों में खोते हैं। हाँ हाँ। तो राजकुमार शुक्ल की जो अंतिम यात्रा थी साबरमती आश्रम की, तो उसमें गांधी वहाँ नहीं थे और ये बीमार पड़ गए, इनको 104 डिग्री बुखार हो गया। और कस्तूरबा की गोद में राजकुमार शुक्ल लेटे और उनके सर पर वो हाथ फेर रही थी। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं बा, मैं इस स्वतंत्र भारत को देख पाऊंगा नहीं। और उसके बाद वो लौटे और उसके बाद उनकी मोतिहारी में मृत्यु हो गई थी उसी समय। अंतिम जो उनका युवा था भेंट, उनकी अंतिम भेंट वो कस्तूरबा से हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं फीमेल डिस्कोर्स से इसलिए नहीं हो सकता कि जो एक औरत बिल्कुल सही तरह से उनके साथ चली, क्योंकि एक विराट लक्ष्य सभी की बात है। हम इसमें फीमेल डिस्कोर्स मुझे लगा क्या ही डालें, क्यों डालें, कहीं तो छोड़ दें। तो चलिए मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा और उसकी समीक्षा अंतिम जन ने छापी थी, राजहाट से निकलती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी समीक्षा अंतिम जन से निकले। राजा मैम, 2 शब्द कुछ
सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और मैं रमा को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी मुबारकबाद। रमा की एक किताब आ चुकी है और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि रमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और जब आपका कोई दोस्त जिसके अचीवमेंट्स जब सामने आती है उसके उन पलों के जब दूसरा दोस्त साक्षी बनता है तो उससे ज़्यादा ब्लेसिंग कोई नहीं होती। कि इतनी खुशी की बात है कि रमा की इतनी जो खूबसूरत पल है उसकी साक्षी मैं भी हूँ। और जिस तरह से कहते हैं ना कि हम लोग अभी रमा ने कहा कि अभी रोशन कह रहे थे कि नाटक बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो रंगमंच करने वाले लोग हैं हम लोगों को ज़रूरत होती है कि नई नाटक आएँ, पुराने नाटक ना करें, नई नई नाटक हमारे आएँ। तो इस तरह से जो नए नए नाटक आ रहे हैं, जिस तरह से रमा का ये नाटक है, ये सब पाठकों के पास पहुँचेगा और हम लोग उसको करेंगे। और कहते हैं ना कि किताबें और दरवाजे नई संसार खोलती है, नई जगहें खोलती हैं। हम जब किताबों की दुनिया में जानते हैं हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और जब हम दरवाज़ा खोलते हैं कहीं का, या तो हम कहीं अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं और हम उस जगह की साक्षी हो जाते हैं। उसी तरह से किताबें भी हैं जो हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं। और रमा की जो ये किताब है कस्तूरबा के गांधी, इसके ज़रिए हम एक नई दुनिया में पहुँच जाएंगे, क्योंकि किताब मैंने अभी पढ़ी नहीं है। उस दुनिया में पहुँच कर हम इस किताब को जानेंगे और हम जितने भी पाठक हैं वो इसको करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुँचेगी किताब। और रंगमंच करने वाले आई एम श्योर कि इसको ज़रूर करेंगे। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी एक आर्टिस्ट होता है वो संवेदनशील होता है। जैसे मैं कहती हूँ थिएटर इज़ मेडिटेशन एंड राइटिंग इज़ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और ये लेखक भली भांति इस चीज़ को जानता है कि राइटिंग इज़ रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और एक जो आर्टिस्ट है, चाहे वो कलाकार है चाहे वो लेखक है, वो बहुत संवेदनशील और क्रिएटिव होता है। और रमा को जितना मैं जानती हूँ शी इज़ वेरी बहुत ज़्यादा संवेदनशील और क्रिएटिव है। वो तो हम सभी इनके कामों को बखूबी जानते हैं। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मुबारकबाद कि ये सब पाठकों तक पहुँचे और हम इसको करें। बहुत बहुत मुबारक। रमा मैम के लिए कुछ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे नहीं पता था कि आज रमा का यहाँ पुस्तक विमोचन है, एकदम से पता चला, मैंने कहा ज़रूर जाऊँगी। रमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इतना अच्छा लिखती है और किताब वाकई में बहुत सुंदर है। तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि अंदर से भी क्या है। लेकिन इसका जो बाहर का डिज़ाइन, कवर पेज बहुत खूबसूरत है। बस मैं ये बोलना चाहूँगी क्योंकि नंदिता यहाँ है, तो जब हम छोटे थे यहाँ मिलते थे बुक शॉप पे, और मेरी एक कहानी, नमस्ते दी, मेरी एक कहानी मैंने लिखी थी रास्ते की रानियाँ, वो पढ़ी तो मैंने एक किसी बड़े संपादक को भेजी, नाम नहीं कोट करूँगी, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। वो बड़े संपादक अभी हम जितने ही हैं उम्र में, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है अच्छे। तो जब मैंने ये बड़ी विनम्र है, ये राम कुमार कृषक जी जो हमारे युग के बहुत बड़े गज़लकार हैं और बहुत बड़ा व्यक्तित्व, ईमानदार व्यक्तित्व, उनकी बेटी है ये, तो मैंने फिर वो अलाव निकालते थे उस समय, और मेरे तो पिताजी, मैं उन्हें बोलती हूँ, मैंने उनको भेजी। उनसे पहले भानु सर को साइमल्टेनियसली, भानु सर ने कहा ये तूने लिखी है, मैंने कहा मुझे लगा कुछ गड़बड़ कह रहे हैं, अरे तूने लिखी है, बहुत अच्छी है। और सेम चीज़ उस समय राम कुमार कृषक जी ने कही कि ये कहानी बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी लिखी है तूने। अब तो बरसों हो गए, उस ज़माने में उम्र शायद 25-26 साल की थी, और वो फिर अलाव में छपी थी, पहली रचना मेरी अलाव में छपी। तो वो बोलो नंदिता बोलो। तो बस यही, रमा को बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह वो लिखती रहे और आगे बढ़ती रहे। मैंने की तब ये मेरी साथी, इसलिए दोनों साथी खड़े हैं। हाँ, रजनी ने क्योंकि पढ़ भी ली है। जिसे कहते हैं ना छोटा मुंह और बड़ी बात, वो आज यहाँ मेरे लिए सार्थक है। सच में आप सबके सामने और ख़ासकर रमा मैम के सामने कुछ भी बोल पाने का कद नहीं है मेरा, पर जिसने भी छुआ है मैम को, और हम कुछ हैं लोग जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बाद में आई, पर उन सब के बिहाफ में मैं ये कह सकती हूँ कि आज ये सौभाग्य है। ये सौभाग्य सिर्फ एक शिष्य का नहीं है कि आज हम इस किताब के विमोचन में खड़े हैं। यह सौभाग्य इस बात का है कि जैसे रोशन भैया ने शुरुआत की थी कि कला आगे बढ़ती रहनी चाहिए,
नया आना चाहिए। फिर बाबा जी ने बात की कि किस तरीके से एक दृष्टिकोण जो आपने भी लिखा और किस तरह से आपने काजल मैम ने इस बात को कहा है कि एक दोस्त का आना, सहपाठी का आना, तो जब ये सारी चीज़ें समावेश होती हैं हर दृष्टिकोण से, तो मेरे हिसाब से वो पूर्ण कला है। और जो आज हमारे हाथ में ये किताब है कस्तूरबा का गांधी, जिसको मैंने पढ़ा, तो जब मैंने दृश्य शुरू किया तो मुझे इसकी कल्पना इस तरह से मेरी आंखों में बनी कि बा और बापू संवाद कर रहे हैं, और इसके आखिरी दृश्य तक मेरे मन में सवाल उठ गए थे कि अगर मैं इसको कल्पना करूं तो किस दृष्टिकोण से करूं, क्योंकि आखिरी संवाद तक तो बापू ने अपने जाने का उल्लेख भी कर दिया। तो जब वो है ही नहीं तो ये दोनों संवाद कैसे हो रहे हैं? तो ये एक और परत इस कहानी की खुली कि ये कल्पना है, ये लेखक के अंदर की कल्पना है। वो एक ऐसी कल्पना जो वयस्क महात्मा गांधी और वयस्क कस्तूरबा जब अपने रिश्ते के ऊपर उठ गए होंगे, जो कस्तूरबा गांधी ने शायद बहुत बचपन में ही छोड़ दिया होगा अपना पति पत्नी के रिश्ते का झगड़ा, नोक झोंक, उससे जब ऊपर उठे हैं, उस दृष्टिकोण से दी गई ये कहानी है। और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज हम इसका एक हिस्सा बने हैं, और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं को, और संजना जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल में मैं किताबों को लेकर के या किताब के जो लोग पढ़ने वाले हैं उनसे हमेशा ये बोलता हूँ ना कि आप कुछ जो नया यूथ है वो पढ़ता बहुत कम है। उसके लिए होता है कि थोड़ा पढ़ लो। अगर पूछो तो आपको NST जाना है या किसी भी संस्था में आपको एडमिशन लेना है तो पूछेंगे बताइए हिंदी के 5 नाटक। तो आप हिंदी के 5 नाटक आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं, और आपका इंटरव्यू देने जाना है आपको NST या यहाँ पर, आप 5 नाटक पढ़ नहीं रहे। तो कम से कम मुझे लगता है कि नाटक जितने भी जब आप पढ़ते हैं, एक एक करके नाटक आपके पास आते हैं, और जब नए नाटक आप पढ़ते हैं कि ठीक है आप अंधा युग नहीं पढ़ पाते हैं, आप हैमलेट नहीं पढ़ पाते, बहुत बड़े नाटक लिखे, लेकिन अभी जो लेखक हैं या जो अभी के लेखिकाएँ हैं उन्होंने नाटकों को छोटा और बहुत कम पात्रों में बना दिया है, और बहुत समझने वाले नाटक बनते हैं। काजल जी के भी नाटक यहाँ प्रकाशित हुए, अगर किसी ने पढ़े हो तो आप उनको थोड़ा सा अगर समझ करके कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े नाटक पढ़ के आए हैं तो बहुत महान कहलाएंगे। आप थोड़ा शुरुआत कीजिए छोटे नाटकों से पढ़ना, तो बड़े नाटक और आपको समझने में आसानी हो। दरअसल में मुझे लगता है कि जिस तरह देह को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए होता है ना, उसी तरह आत्मा को ढकने के लिए प्रेम चाहिए होता है, और आत्मा को अगर कोई ढक सकता है तो प्रेम ढक सकता है। और किताबों को सबसे बड़ी बात है, किताबों को अगर आपको पढ़ना है और किताबों को दूर दूर तक पहुंचना है तो आप ही सबसे बड़े प्रचारक होते हैं किताब के। किताब का कोई अपना प्रचार नहीं होता कि अच्छा वो हज़ारों लोगों के पास पहुंच गई। हम बोलते हैं कि ये किताब पढ़िए। आप गांधी के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा फिल्में आपने, लेकिन शायद गांधी के संवाद या गांधी से जुड़ना या कस्तूरबा का गांधी कैसा होगा, इस पहलू से भी एक बार आप नाटक पढ़ेंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि एक स्त्री एक ऐसे पुरुष के साथ रह रही थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलाव ले रही थी। वो एक युग पुरुष बनने वाला था, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे अपने साथ ही, लोग कुछ और कह रहे थे उनके बारे में। तो एक पत्नी क्या सोचती है अपने पति के बारे में, उसका नज़रिया इस किताब में जब मैं पढ़ूंगा तो और अच्छी तरह से जान पाऊंगा कि क्या है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रमा जी, सन्ना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि सनी और मयंक ने किताब नहीं पढ़ी, जब आलेख लिखा जा रहा था तो ये उसके लिसनर थे। चाहूँगी कि शून्य के मेरे ये 2 साल थे। प्लीज सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है शुद्धो बैनर्जी, नाटक करने वाले हैं। रमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और संजना जी बहुत धन्यवाद। कम से कम सब लोग जो कहते हैं, अभी जो कह रहे थे नए नाटक आ नहीं रहा है, आप इसमें बहुत बड़े काम, ये तो रंगकर्मी की वजह से। हाँ,
देखिए, हम सब जानते हैं नाटक समय का दर्पण होता है वर्तमान का, और ये भी सही है कि हर भाषा में नाटक की कमी है। इसमें ये जो नाटक इन्होंने लिखी और आपने लेके आए हैं, सबसे बड़ी बात है रमा जी खुद एक अध्यापिका है, एकेडमिशियन भी है, रिसर्चर भी है, साथ साथ प्रैक्टिशनर भी है। खुद नाटक कराती है, करती है, और एक महिला भी है। और खुद उन्होंने बताया कि ये कोई फेमिनिस्ट डिस्कोर्स नहीं है। हमें पता है कि बहुत ही फेमस नाटक है बा करके, कस्तूरबा के ऊपर, और इन्होंने कहा है कि आज के समय से उन्होंने देखा है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा रोचक होगी, इंटरेस्ट पैदा करेगी कि हम इसको पढ़े और इसमें क्या नयापन है। जो भी तो बाकी सब लोग आप पढ़े, आज के समय से कैसे इनको देखा जाए, ये नाटक का अन्वेषण होता है और वही हम बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सनी बोल रही सनी इस नाटक के पहले ही जब ये लिखा जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो उस वक्त इस नाटक का क्या रूप था, आप लोगों ने क्या महसूस किया, क्या समझा, क्या जाना, उसके बारे में अगर आप दो शब्द करें, हम सबको अवगत कराएं, क्या चीज़ है इस किताब में, तो और बेहतर होगा। आगे आ जाइए। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और मैं काफ़ी लंबे समय से रमा मैम के साथ थिएटर कर रहा हूँ। तो मैं इसको, यहाँ बहुत विद्वान लोग हैं मेरे से, खूब अच्छे पढ़े लिखे, तो मैं इसको एज एन एक्टर, क्या मैंने इसको पढ़ के एक एक्टर को क्या फ़ील हुआ और एक अभिनेता को क्या फ़ील हुआ, तो इसमें बहुत अच्छे लंबे संवाद हैं गांधी के और बा के आपस में। और जब हमने उनको पढ़ा तो उसके अंदर इतना भाव विभोर में हो गया था कि पूरा नाटक पढ़ते पढ़ते आखिरी तक मेरी आंखों से एक आंसू भी झलकने को आ गए थे। और फिर ऐसा मेरा मन हुआ अंदर से कि मैं गांधी जी की एक बार तस्वीर खोल के देखूँ वो कैसे दिखते थे। तो मैंने उसी वक्त जब इसकी रीडिंग कंप्लीट हुई तो मैंने अपना गूगल पे गांधी जी की तस्वीर देखी। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे नाटक पढ़ने के बाद वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही अच्छे लगे। तो ये एक जो हमारी इमेज है गांधी जी को लेकर, कई बातें आम घरों में हमारे बड़े हमसे कहते हैं, तो उसको लेकर हमारी इमेज जो है काफ़ी हद तक ये नाटक चेंज करता है। और काफ़ी चीज़ें प्रचलित हैं गांधी जी के ऊपर, उनके ऊपर इस पर काफ़ी लंबी बातचीत है कि गांधी जी उन चीज़ों पे क्या विचार करते थे और बा का उस पर क्या दृष्टिकोण था। और दूसरी बात, जो हम सब हैं, ये नाटक आज के ज़माने में क्यों, ये बहुत ही एक एक्टर्स जो होते हैं ये सोचते हैं कि एक नाटक आज क्यों रेलेवेंट है। तो इसमें क्या है, जो गांधी जी और बा जो उस समय जो लड़ रहे थे जिन चीज़ों से, चाहे वो लोगों के गंदगी हो आसपास के गांव में, कौमी एकता ना होना, और जो समाज में ऊंच नीच थी, तो जिन चीज़ों से वो उस समय लड़ रहे थे वो चीज़ें आज भी समाज में उसी तरीके से प्रचलित हैं। तो ये नाटक उनके ऊपर सवाल उठाता है। और क्योंकि मुझे खुद हिस्ट्री का बहुत मुझे इंटरेस्ट है और मैं हिस्ट्री काफ़ी पढ़ता हूँ, तो इसमें जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो एक तरीके से उनकी बायोग्राफी है, एक तरीके से उनको पिरोया गया है कि हर एक हिस्टोरिकल इवेंट के पीछे गांधी जी की क्या दृष्टिकोण था, वो क्या समझते थे। आप जलियांवाला बाग ले लीजिए, या फिर जब उनको पहली बार वो सत्याग्रह के लिए जाते हैं जहाँ पे नील की खेती हुआ करती थी, उन किसानों के लिए वो सत्याग्रह करते हैं चंपारण में, उस पर उनके क्या विचार थे। उसके बाद में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहाँ पे जब चौरी चौरा में कुछ लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, उस पे उनके क्या विचार थे, उनकी बातचीत बा के साथ। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आए 1920, 1919, फिर उसके बाद साइमन कमीशन, जब लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान लाठी मार के मार दिया जाता है, तब उनके उसके ऊपर क्या बातचीत, क्या उनका सोचना था। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, उसके बाद जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब वो इंग्लैंड में जाते हैं, उसके बाद साइमन कमीशन को वापस लिया जाता है, कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाता है मगर कुछ को नहीं छोड़ा जाता है, जैसे कि मैम ने कहा। तो उन पर उनके क्या विचार थे। उसके बाद में जब 8 अगस्त जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, उसके बाद भी हमारा देश एक तरीके से बटा होता है, एक तरफ पाकिस्तान की डिमांड हो रही होती है, एक तरफ भारत की। तो उस समय उनके क्या सोच थी, सरदार पटेल के साथ उनकी क्या बातचीत थी। तो ये जितनी भी एक हिस्टोरिकल गाथा है उसको लिखा गया है। और जब विभाजन हो रहा था तो गांधी जी जैसे नोआखली में
जहाँ दंगे हो रहे थे वहाँ सत्याग्रह कर रहे थे, और उनसे उनकी जवाहरलाल नेहरू के साथ बातचीत, पटेल के साथ बातचीत। तो इसमें पूरा एक हिस्टोरिकल ब्यौरा भी है, साथ ही में ये एक बहुत ही इमोशनल वार्तालाप, एक बातचीत कस्तूरबा जी की और गांधी जी की आपस में। तो मुझे लगता है कि एक नाटक की दृष्टि से लिटरेरी रिच नाटक है, हिस्टोरिकली रिच नाटक है, साथ ही साथ इसमें एक्टिंग के वो पहलू भी हैं जो एक एक्टर एक्सप्लोर कर सकता है। और इसकी जो प्रदर्शन है, इसका प्रदर्शन हो चुका है, और बहुत ही हमारे जाने पहचाने एक्टर जिनको आप सब जानते हैं, टीकम जोशी जी और डॉक्टर नवदीप कौर, उन्होंने इसका मंचन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में किया, जहाँ पे सीएम भूपेश बघेल इस नाटक को देखने आए, और उसके बाद इसके मंचन पूरे भारत में कई इम्पॉर्टेंट जगहों पर हो चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी टैगोर थिएटर में भी इसका मंचन हो चुका है। तो ये मंचन की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा नाटक है। सनी, 2 शब्द कहोगे? फिर रोशन एक निशा दी ने नोट भेजा है, तुम्हें भेज दिया, वो उनका पढ़ देना। एक नोट डॉक्टर निशा नाग का है, वो आप पढ़ देना। सनी। नमस्कार सभी को। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जो मैं यहाँ पे सबसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार मैं किसी महान व्यक्तित्व के साथ कार में था, और आते जाते हम बहुत सारे वार्तालाप करते थे, बहुत बातचीत करते थे, एक दोस्त की तरह। रिश्ता जो है वो स्टूडेंट और टीचर का था, बट वो उस समय पे हम दोस्त बन जाते थे और तरह तरह की बातें करते थे, नाटक के ऊपर और पर्सनल बातें और कई सारी बातें। तो वहीं पे मैंने एक छोटा बचकाना सवाल मैंने अपने हिसाब से मैंने कर दिया उनसे। मैंने पूछा कि जो सबसे अच्छी रचना, हम किसे सबसे अच्छी रचना कहें? तो उनका जवाब आया कि ये कैसा सवाल हुआ, रचना तो सभी अच्छी होती है, सब लोग उसमें अपना पूरा जीवन, पूरे निचोड़ उसमें डाल देते हैं, तो ये कोई सवाल, रचना तो सभी अच्छी हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे लेते हो किस चीज़ को, कैसे पढ़ते हो। तो फिर उसी समय मेरे दिमाग में दूसरा सवाल आया कि अच्छा, तो मैं वो सफल कैसे होगा, किस तरह से कहा जाए कि ये बहुत सफल रचना है, या किस तरह से, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि सफल वो तभी हो सकता है जब उससे पहले तो अपने से ऊपर उठ करके उस पर विचार किया जाए, सोचा जाए या लिखा जाए। उसके बाद जब उसे कोई पढ़े तो उसे कुछ मिले, उसे किसी ज्ञान की प्राप्ति हो, कोई नॉलेज हो, वो कुछ ले उस चीज़ से, और उससे समाज को, सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे समाज को उससे उसका भला हो, जो जिस तरह से उसको लेना चाहिए। तो तब मुझे लगा, ये मैंने बात जो है गांठ में छप गई मेरे दिमाग में, और उस तरह से। और दूसरी बात कि जो नाटक प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, तो वही बात है कि वो उनको इंतज़ार रहता है कि एक ऐसे नाटक का जिसमें बहुत सारा फैक्ट्स हो, इतिहास हो, और एक एक्टिंग के भाव करने के, जैसे मयंक भाई ने कहा, वो सब कुछ हो। तो मेरे हिसाब से ये नाटक वही नाटक है, और ये सारे यंगस्टर्स के साथ पहुंचनी चाहिए, जो भी साहित्य प्रेमी है, नाटक प्रेमी है, उन सब के पास ये पहुंचनी चाहिए, और ये ज़रूर हम सब करेंगे। और मैं सब मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस उपहार के लिए। ये एक उपहार की तरह है जो नाटक प्रेमी हैं उन सब के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे पास एक नोट आया हुआ है, जैसा कि मैम ने मुझे फॉरवर्ड किया अभी। उन्होंने कहा है कि मैं इसे पढ़ दूँ आप लोगों के बीच। तो एक बार मैं चाहूँगा कि अब आप लोग थोड़ी देर मुझे सुन लें, और सुनने के साथ साथ हम फिर अगले कार्यक्रम पर भी बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा लिखा है, मैं शब्द से वही पढ़ रहा हूँ, कुछ भी काट छाट नहीं। कि रमा यादव का दूसरा और महत्वपूर्ण नाटक कस्तूरबा के गांधी हम सबके सम्मुख उपस्थित है, जो संजना प्रकाशन से आया है। प्रस्तुत नाटक गांधी और बाप दोनों की दृष्टि से राष्ट्र के बापू को परखता है। यह सही है कि गांधी की हस्ती इतनी बड़ी थी, आज भी कोई भी राजनीतिक दल उन्हें दरकिनार करके नहीं चल सकता, पर यह भी सही है कि वे सदैव कटु और तीव्र आलोचना के निशाने में रहे। खासतौर पर साम्यवादी विचारकों ने उनके विचारों पर अनुपयोगिता और निरर्थकता के आरोप लगे। ये कहा गया कि गांधी जी के विचार कुछ नहीं है, वे तो इमर्सन, थोरो और टॉल्स्टॉय सहित पाश्चात्य विचारों की प्रतिलिपि भर है। गांधी जी की अहिंसा का तात्पर्य अंतिम संघर्ष की अस्वीकृति ही नहीं, प्रत्युत किसानों और मजदूरों के हितों में विरुद्ध वर्ग सहकारिता और शक्तिशाली महाअस्त्र प्रस्तुत करना है।
20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय राजनीति के मंच पर गांधी सबसे प्रबल एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व थे। केवल उनके विचारों के कारण ही भारत में क्रांति का मार्ग बंद हो गया। और दूसरी ओर प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा, अपने जीवन काल में निखिल मानवता के मन प्राणों को स्पंदित करने वाला तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं। भावी पीढ़ियों को विश्वास ही नहीं होगा कि इस धरती पर हाड़ मास का कोई गांधी भी जन्मा था। इतना महत्वपूर्ण स्थलों तक कस्तूरबा के गांधी बड़ी सफलतापूर्वक जाता रहा है। नाटक में सबसे जरूरी तत्व संवाद होते हैं। लघु कलेवर में केवल संवादों के द्वारा उन सभी आंदोलनों को छू पाना जिनकी वजह से गांधी गांधी कहलाए, एक सिद्धहस्त नाटककार का ही कमाल हो सकता है। सबसे बड़ी बात, बा को ये नाटक जैसी आत्मीयता के साथ रचता है, वो स्त्री विमर्श से कहीं अधिक उस भारतीय परंपरा की ओर इशारा करता है जहाँ पत्नी बंधु, सखा, मातृवत बनकर पति की आत्मीय शक्ति बन जाती है और साथ ही कहीं ना कहीं गुरु भी। स्वयं गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। यह सही है कि नाटक इतिहास नहीं होता, किंतु यह नाटक जैसा पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रचता है वो ध्यान देने योग्य तो है। चौरी चौरा कांड से लेकर तिलक के साथ गांधी के संबंध हो अथवा युवा क्रांतिकारियों के फांसी का प्रसंग हो, गांधी हमेशा प्रश्नों के घेरे में रहे। ये नाटक उन तमाम प्रश्नों को तो सुलझाता ही है, साथ ही स्वच्छता से लेकर अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता की समस्या की ओर भी बड़ी कुशलता से हाथ उठाता है। सबसे बड़ी बात, केवल 2 ही पात्रों का नाटक। सबसे बड़ी बात, केवल 2 ही पात्रों का नाटक अभिनीत ये नाटक रंग संकेतों में आँखों द्वारा बहुत कुछ कह जाता है, जिसमें पति पत्नी का आत्मीय संबंध, प्रेम, उलाहना सब कुछ मौजूद है। नाटक में प्रस्तुत गीत उसे और अधिक सार्थक बनाते हैं। वर्तमान संदर्भों में इतने सटीक नाटक के रचना के लिए रमा यादव जी को बहुत बहुत बधाई। तो हालांकि मुझे 2 बात कहनी थी, मुझे लगता है इस नोट में वो बात कह दी गई है। मुझे नहीं पता कैसे थॉट्स एक दूसरे के दिमाग में एक साथ आते हैं। तो एक तो ये कि ये 2 पात्रीय नाटक 2 लोगों के बीच, अक्सर थिएटर में मैं भी यहाँ मतलब हम सब एक दूसरे को देख ही रहे हैं, हम सब ने समय बिताया है, तो एक स्ट्रगल से हम लोग जूझते हैं कि लोगों की कमी होती है अक्सर हम लोगों के पास। कई बार लोग बहुत होते हैं तो नाटक उस हिसाब का नहीं मिल पाता है। कई बार मन करता है कि नाटक करें, फिर लगता है लोग नहीं है, कैसे करेंगे नाटक। तो यहाँ उस समस्या का समाधान है कि सिर्फ 2 लोग चाहिए आपको, एक बा होंगे, एक बा होंगी और एक गांधी होंगे, बस। हर एक, हाँ, वो हो सकता है यहाँ तो मल्टीपर्पज़ टास्किंग चलती है ना, तो हो सकता है कि जो गांधी में हो वो बाहर आके देख भी ले, पर ऐसा रिस्क ना ले। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ 3 लोगों को अपने साथ यहाँ रख लें, 3 लोगों का ग्रुप बना लें, जिसमें से एक हो जो बाहर से उस पूरे नाटक को देख सके, उसके सही गलत को बता सके, और 2 लोग हों जो बा और गांधी के किरदार को निभा सकें, तो इस नाटक को मुझे नहीं लगता है कि किसी और तरह के भीड़ और लोगों की ज़रूरत है, किसी और तरह के मंच की ज़रूरत है। इसे आप जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे खेल सकेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि इस नाटक की बखूबी चर्चा हम सब ने कर ली है, जो कि आज का मकसद भी था कि इस किताब को तो हम लोग पढ़ेंगे ही अकेले में, समझेंगे ही कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, पर इसके अलावा ये कैसे आया हम लोगों तक, इसकी जर्नी हम सब ने यहाँ अभी देखी। तो बेहद शुक्रिया आप सब लोगों का कि इस सफ़र में रमा मैम के साथ, हमारे साथ, मेरे साथ, इस जगह के साथ आप लोग फिर आए। आपने एक और साथ दिया, एक और नई लड़खड़ाते कदम को कि वो दुनिया में आए, उस किताब के रूप में आप संभालें, पढ़ें और उसके पीठ पर टैप करके बोलें कि अपन है ना इधर। तो ये वही वाली बात है कि किताब पढ़िए और पढ़कर किताब के बारे में बातचीत कीजिए, अपने में बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, लेखिका से बात कीजिए। फ़िलहाल के लिए अभी तो ये है कि किताब लीजिए और लेखिका के साइन लीजिए। ऑथर्स कॉपी लेने का मौका तो यही है, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, शॉर्ट एक नई मेहमान हम लोगों के बीच है, विनीता मैम। मैं चाहूँगा विनीता जी से ध्वनि तरंगों पर हम साथ साथ बहते हैं। ये सब रिश्ते एक और लेखिका के रूप में जो रमा का साहित्य को योगदान है वो बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है जो विषय रमा अपने नाटकों के लिए और अपने लेखन के लिए चुनती हैं
वो समसामयिक तो है ही, साथ में साथ गर्भित भी हैं। जैसे अगर हम इसी की बात करें, कस्तूरबा के गांधी, कई लोगों ने ये बात कही भी है, गांधी को जानना, पढ़ना और समझना ये तीनों अलग अलग बातें हैं। जानते हम सभी हैं, पढ़ा भी हमने बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझा हम में से कितने लोगों ने है? बहुत कम मिलेंगे ऐसे लोग। ऐसी स्थिति में जब युवा पीढ़ी गांधी को केवल एक नाम के रूप में जानती है, राष्ट्रपिता के रूप में जानती है, या उनकी कई बातों से सहमत होती है, असहमत होती है, ऐसे समय में जब कस्तूरबा के गांधी नाटक रमा यादव लिखकर युवाओं के बीच में भेजती हैं, तो गांधी को समझने की एक नई दृष्टि साथ में उन्हें सौंप रही है, जिसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक पीढ़ी जब अपने विचार अगली पीढ़ी को सौंपती है तो वो विरासत होती है, और उस विरासत की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि नई पीढ़ी जो हर चीज़ अपने नज़रिए से देखना चाहती है, वो स्वयं प्रयोग करके हर बात को जानना चाहती है, जो नफ़े और नुकसान के तराजू पर हर आदर्श को तौलती है। उस युवा पीढ़ी को जब रमा यादव का लिखा कस्तूरबा के गांधी मिलता है, वो उसे खोलकर पढ़ते हैं, तो उनका नज़रिया विकसित होता है, उनका दृष्टिकोण पल्लवित होता है। इस पल्लवन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जितने महान रहे हैं गांधी, उतने ही आजकल की पीढ़ी में मुझे लगता है विवादास्पद भी रहे हैं। लोग विवाद करते हैं क्योंकि उन्हें समझा नहीं गया है। गांधी को समझने में, उनके आदर्शों को अपनाने में, जीवन में ढालने में ये नाटक एक बड़ी भूमिका निभाएगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। अनेक शुभकामनाएं रमा यादव। बस मैं धन्यवाद संजना दीदी का, बहुत सारा धन्यवाद। वो प्रेरित करती हैं हमको यहाँ, और जब इतनी अच्छे मित्र हों जो खुद भी लिख रहे हों, जब विनीता दी का कोई प्रोग्राम देखें, काजल की कोई पुस्तक देखें, आसपास प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो खड़े हैं, मेरे शून्य के साथी, मेरा थिएटर समूह, तो ये जितने भी आज आप सब ने जो आशीर्वचन करे, आप उपस्थित रहे, हृदय से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सबका यूं ही साथ मिलता रहे और हम सब साथ साथ चलते रहें, साथ साथ रचें। साथ चलने और साथ रचने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। और एक समय के बाद ये चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं कि हम अपने आप से कुछ भी नहीं हैं। जब तक हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे हमउम्र हमारे साथ नहीं हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। और आप सबसे मिलके हम पूर्ण होते हैं। तो सबको मेरा बहुत बहुत जितने भी अपने लोग यहाँ उपस्थित हैं, और सभी अपने तुम्हारी कैसे तुम्हारी बेहद शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप सब लोग यहाँ पर आए। हम ज़रूर मिलेंगे किसी और नई किताब के स्वागत में, किसी और नए सदस्य को अपने इस घेरे में लाने के लिए, है ना। तब तक के लिए 5 बजे वैसे हम फिर मिल सकते हैं। अगर आप लोग यहीं हैं, मंडी हाउस के आसपास ही कहीं मंडरा रहे हो, तो वापस आइएगा 5 बजे यहाँ पर, क्योंकि आज रविवार भी है, तो कविता शाम होगी। तो किसी नए इंसान को सुनेंगे, उसके चश्मे से देखेंगे दुनिया कैसी दिखती है। तब तक के लिए बीच में जो समय है थोड़ा बहुत काटिए, कहीं भी जाइए, जैसा भी आपका मन करे वहाँ से घूम कर आइए, और अगली किताब के सार्थक के लिए इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी किताब के विमोचन में। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये हमेशा से कमी रही है ना। देयर इज ऑलवेज बीन अ डर्थ ऑफ गुड लिटरेचर, दैट टू रिटन बाय समबडी हु इज वेरी लर्नेड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड. There are a lot of people like these days in present times. People are just writing anything without even knowing, without even having the proper education. And here we have somebody
who is very close to ground realities, who's very close to reality, and who has written a book about Mahatma Gandhi, because there has been a fashion, like anybody is writing anything about Mahatma Gandhi in the present times. So this book is going to be very important. This play is going to be very important, and I believe that a lot of people are going to read it, and a lot of groups are going to adapt it, and they are going to, perform it, and it will be remembered for the realistic treatment that ma'am has given to this topic, because there has been always been a need of good literature, as I said. So that's why it's very important for everybody today, for the present youth, because I think because of the social media culture, the way we used to communicate the ideas and the means of expression, it has been destroyed by social media. Nobody is writing books anymore. People are just, everybody is learned, everybody is educated, and at the same time they don't know anything. So in the present time, this kind of book, this play, is going to be, will serve a very important role. So that's what I think.